अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खावर बुखारी। मुझे किसी काम से ऐबक रोड जाना पड़ा। मैंने घरों और दुकानों में छुपा एक मज़ार देखा। उस मज़ार के गिरदोनवा में बसने वाले जिंदा दिलाने लाहौर को पता ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि उनके गिर्द कितनी बड़ी शख्सियत सो रही है। वो तो अपनी मस्ती में ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। उस मज़ार के बिल्कुल साथ एक रेडी वाला नान चने लगाए बैठा था। मैंने उस शख्स से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये किसका मज़ार है? वो कहने लगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। मैंने कहा, जी बिल्कुल, ये कौन थे? कहने लगा, इन्ना नहीं पता जी, बाबा जी ने मज़ार बनाया है, ज़रूर कोई औलिया कराम होंगे। मैं उस शख्स की मासूमियत पर मुस्कुरा दिया और वहीं खड़े सोचा कि क्यों ना इस शख्सियत पर एक व्लॉग बनाया जाए और अपने नाजरीन को बताया जाए कि अनारकली में दफन ये शख्सियत कौन है। चश्मे फलक ने यूं तो बरे सगीर में एक से बढ़कर एक गोहरे नायाब देखा, फिर चाहे वो बादशाह हों, नवाब हों, जंगजू बहादुर हों, शायर हों या औलिया कराम हों, बरे सगीर की तारीख लोलो मरजान और याकूत से भरी पड़ी है। आज हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे ऐसे ही एक गोहरे यगाना ख़ानदान गुलामा के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की। निशापुर में बर्दा फरोशों का बाजार सजा था। हर तरफ से सदाएं बुलंद हो रही थीं, गुलाम ले लो गुलाम, ये देखो ये कितना हसीन है, ये देखो ये ताकतवर है, ये देखो ये ज़ीरक है। पर एक कोने में एक शख्स अपने छोटे से गुलाम को लेकर खामोश खड़ा था। वो न ये सदा लगा रहा था कि ये देखो ये कितना खूबसूरत है, ना वो ये सदा लगा रहा था कि देखो ये कितना ज़ीरक है। वो तो खामोश खड़ा था। इसी बर्दा फरोशों के बाजार से एक शख्स इमाम शाफी की औलाद गुजर रहे थे। इमाम शाफी की औलाद जिनका नाम है फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन ने उस बर्दा फरोश को देखा जो एक कोने में खामोश खड़ा था और उसके साथ एक ग़ुलाम बच्चा था। फ़खरुद्दीन ने मुंह मांगी कीमत देकर उस ग़ुलाम बच्चे को ख़रीद लिया और उसको अपने घर ले आए और उसका नाम कुतुबुद्दीन रखा। फ़खरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन की परवरिश अपने बच्चों के साथ की और पाल पोस कर उसको बड़ा किया। जब फ़खरुद्दीन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए तो उनके बड़े बेटे ने कुतुबुद्दीन को फिर से ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया। कुतुबुद्दीन का नया आका उन्हें गजनवी ले गया और सुल्तान शहाबुद्दीन के दरबार में पेश किया। सुल्तान शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को पहली नज़र में देखा और देखते ही समझ गए कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक की जहानत का पता था, जिसकी वजह से वो जल्द ही शहाबुद्दीन गौरी के दिल में घर कर गए। शहाबुद्दीन गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक की एक और आदत भाग गई। उनको जब पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक उनसे भी बड़ा हातिम ताई है, वो अपने हिस्से में आने वाले इनामात शाम को महल के मुलाजमीन को बांट कर सोते थे। इसी आदत की वजह से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बेटा बना लिया और जब दिल्ली और अजमेर फतह किया तो उसके अमूर सल्तनत भी कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द किए। कुतुबुद्दीन ऐबक नहायत दलेर और हद दर्जा ज़ीरक इंसान थे। इनकी सल्तनत देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई, मगर वो अपने मुंह बोले बाप शहाबुद्दीन गौरी के हमेशा फरमाबरदार रहे। सुल्तान गौरी ने 1192 में दिल्ली और अजमेर पर फतह हासिल करने के बाद कनूज पर चढ़ाई की और इस जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसी दलेराना शुजात से जंग लड़ी कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसका और भी दिलदादा हो गया और उसे तोहफे में एक सफ़ेद हाथी दिया। ये वो वक्त था जब सफ़ेद हाथी के बारे में कहावतें मशहूर ना थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की किस्मत का सितारा और मजीद चमकता गया और उसकी फौजें गुजरात, गंगा जमुना, दोआबा और बंगाल में नुसरत का परचम लहराते हुए दाखिल हुईं। जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 15 मार्च 1206 को हिंदुस्तान से अफगानिस्तान वापस जाते हुए गखरों के हाथों गखर मंडी के करीब मारे गए तो तख्त सल्तनत सुल्तान महमूद गौरी के पास आया। सुल्तान महमूद गौरी ये जानते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितना रहमदिल और फरमाबरदार है। सुल्तान महमूद गौरी ने सल्तनत के दो हिस्से किए, ईरान, तुर्कमानिस्तान और सेंट्रल एशिया अपने गुलाम ताजुद्दीन यल्दूस के नाम किया और उसको बादशाहत सौंपी और हिंदुस्तान का तख्तो ताज तोहफे में कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से आया। चश्मे फलक ने एक इंतहाई मामूली और बेसहारा गुलाम को बादशाह बनते देखा और अकल दूर खड़ी सर गुजाती रह गई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ये मालूम ना था कि बख्त के साथ बदबख्ती भी उनका पीछा कर रही है। ताजुद्दीन यल्दूस हिंदुस्तान के तख्तो ताज पे भी हाथ साफ करना चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना दरबार दिल्ली में सजाया करते थे। ताजुद्दीन यल्दूस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लाहौर पर हमला किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनका पीछा किया और ताजुद्दीन यल्दूस लाहौर से भाग खड़ा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका पीछा गजनवी तक किया और गजनवी में भी अपनी फतह का परचम लहरा दिया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की शब-ओ-रूज़ शराब और रक्स की महफिलों में गुजरने लगे। वक्त ने पलटा खाया, कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ बगावत हुई और ताजुद्दीन यल्दूस के हाथ गजनवी आ गया।
قطب الدین ایبک وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور لاہور آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد لاہور کو ایک ناقابل شکست ریاست بنایا۔ قطب الدین ایبک کی بادشاہت کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر امور سلطنت پر توجہ دی۔ ان کا بیشتر وقت عالموں کی قدردانی میں گزرا اور اسی وجہ سے وہ تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ قطب الدین ایبک لاہور شاہی قلعہ کے قریب چوگان کھیلتے ہوئے، چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے کی رکاب سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کو انارکلی کے ایک کوچہ ایبک روڈ میں دفن کیا گیا۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا اور انگریزوں کے دور میں اس مقبرے کی حالت زار اور برباد ہوتی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان سے حفیظ جلندری نے یہ درخواست کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرے کی تزئین و آرائش ہونی چاہیے اور اس کی تعمیر مکمل کی جانی چاہیے۔ صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے مجاہد اسلام کے مقبرے کی تزئین و آرائش کروائی اور آج وہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے ہوئے کھڑا ہے۔